हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BL चौधरी, सीनियर बॉटनी फैकल्टी CLC सीकर। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 में। क्लियर? तो बेटा जी, जो प्लांट डाइवर्सिटी यानी जो 11th NCERT के 1, 2, 3 चैप्टर का कल हमने लेक्चर फर्स्ट कराया, आज लेक्चर सेकंड। तो जो एक शुरू के अंदर ऐसे थोड़ा सा अपना बात कि लिविंग वर्ड मतलब व्हाट इज लिविंग, लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो करेक्टर हैं। हालांकि बेटा ये जो करेक्टर दे रखे हैं यहाँ पर इतना कॉम्प्लिकेटेड दे रखे हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन पूरा विवरण आगे पूरे चैप्टर में आएगा, लेकिन यहाँ इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी लाइंस को। फिर आगे अपन पढ़ेंगे तो ये पीछे का और क्लियर होगा, अच्छा होगा। तो कल अपन ने जो सजीव के आधारभूत लक्षण होते हैं, कुछ विशिष्ट यूनिक लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उसको नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट विभेदित किया जाता है, तो वो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ रेगुलेशन, वो सेल्फ रेगुलेशन है, रेप्लिकेटिंग वो एक अलग बात है ना। तो बेटा जी अपन ने कल ग्रोथ का अपन ने पूरा स्टडी किया कि ग्रोथ के अपन ने भाई ड्यूरेशन पैटर्न अलग अलग होते हैं, तो इंक्रीमेंट इन सेल नंबर, बायोमास। देखो सेल नंबर तो इंट्रिंसिक ही है क्योंकि लिविंग सेल ही डिवाइड होगी। फिर आप समझ रहे हैं कि बायोमास, तो बायोमास अगर इनर साइड से इंट्रिंसिक है, इरिवर्सिबल, तो लिविंग ही कर सकता ओनली एंड ओनली। लेकिन एक्सट्रिंसिक जो आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेशन यानी पदार्थों का जमाव यानी भार में बढ़ोतरी को अगर आप वर्दी माने तो फिर वैसा पैटर्न नॉन लिविंग भी दर्शा सकते हैं। जैसे रेत के टीले होते हैं, अवसाद होते हैं, समझे ना, माउंटेन होते हैं, माउंटेन के ऊपर आइस जम जाती है ना, बर्फ जम जाती है। क्लियर? तो फिर वहां अपन ने कहा कि भाई ऐसा होने पर फिर निर्जीव पदार्थ भी जमाव दर्शा सकते हैं, बाहर में बढ़ोतरी दर्शा सकते हैं। तो फिर वर्दी को अपन ने आधारभूत लक्षण माना लेकिन परिभाषिक लक्षण नहीं माना। यस। फिर अपन आगे सेकंड कैरेक्टर पर बात करेंगे। अब देखो रिप्रोडक्शन। यस बेटा, तो देखो बिल्कुल रिप्रोडक्शन तो अब जैसे अपन आगे जैसे जैसे सारे प्रकार के जीव डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्डर, फिर अपन आगे जाकर क्लासिफिकेशन, फिर अपन किंगडम, फिर मोनेरा पढ़ेंगे, जीवाणु, आगे सारी बातें पढ़ेंगे तो एक एक के मेथड्स वहाँ क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका है कि ये कैरेक्टर के बेसिस पे अपन यहाँ जो एनसीईआरटी में देखा वो यहाँ पढ़ेंगे। क्लियर? तो बेटा जी देखो रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन जनन आप भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक सजीव जनन प्रदर्शित करता ही है, तभी अपने आप जानते हो कि अपनी समष्टि को निरंतर बनाए रखेगा, कंटिन्यूटी, अपनी लाइफ को कंटिन्यू बनाए रखेगा, है कि नहीं है? तो बेटा देखो रिप्रोडक्शन जनन वह प्रक्रम जिसमें प्रत्येक सजीव अपने समान नई वेष्टि उत्पन्न करता है। वह प्रक्रम जिसमें प्रत्येक सजीव अपने ही समान नई वेष्टि उत्पन्न करता है। यस और नो? तो बेटा वो क्या कहलाता है? जनन, यानी प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नई वेष्टि, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बोले तो वेष्टि, या संतति बोल दो, इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, तो वो बेटा क्या कहलाता है? जनन। और भाई जनन क्यों जरूरी है? अपनी जाति की निरंतरता के लिए, अपनी समष्टि की निरंतरता के लिए, जीव द्रव्य की निरंतरता के लिए जनन जरूरी है। बोलो बेटा हाँ या ना? क्लियर है? अब देखो सीधी सी बात करते हैं कि जनन पृथ्वी पर लगभग सभी सजीवों का अभिलक्षणीय लक्षण है, और लिविंग ही रेप्लिकेट कर पाएगा, लिविंग ही जनन कर पाएगा, नॉन लिविंग तो कर ही नहीं पाएगा। ये आगे अपन सिद्ध भी करेंगे। अब पहले अपन इसका नॉर्मल वे पढ़ लेते हैं। देखो रिप्रोडक्शन यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के तरीके। मैं पृथ्वी के ऊपर आप जनन के कितने तरीके पढ़ते हो? तो जनन के बेटा दो ही तरीके हैं। एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के तरीके दो ही तरीके हैं। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक। अब वो जो तुम कायिक जनन की बात करते हो ये अलैंगिक में आता है अनुकूल परिस्थितियों में, हाँ है ना। जनन के पृथ्वी पर दो ही तरीके हैं बेटा जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या बोलो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। यस और नो? पूरा दिमाग में आ रहा है? और ये तो आपने 12th के टॉपिक में समय पढ़ा भी है। यस। अब सुनो, अलैंगिक जनन एक ही जनक के विशिष्टीकृत या तो कोई स्पेशलाइज्ड वह किसी अविशिष्टीकृत भाग या अन्य कोई भी अविशिष्टीकृत भाग अनस्पेशलाइज्ड पार्ट से नई संतति वेष्टि उत्पन्न होती है। यस। तो उसको आप क्या कहते हो? अलैंगिक जनन। यानी एक ही पेरेंट के, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, एक ही पेरेंट के जो भी अपन बात बेटा की विशिष्टीकृत या तो कोई विशिष्टीकृत या अन्य कोई भी अविशिष्टित भाग से ही अगर नई संतति उत्पन्न हो रही है तो वो आपका क्या है? अलैंगिक जनन।
क्लियर बेटा, जो कि बिना युग्मक निर्माण तथा संलयन के, यानी विदाउट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट, ना तो अपन बात करें बेटा यहाँ फॉर्मेशन होता है ना गैमेट का फ्यूजन होता है, बात को समझे। और फॉर्मेशन हो भी जाए तो फ्यूजन कभी नहीं होगा, दो गैमेट का फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। क्लियर, इसलिए अपन एक बात कहना चाहते हैं, यूनिपेरेंटल प्रोसेस, यूनिपेरेंटल प्रोसेस यानी एक जनकीय प्रक्रम है, सिंगल पेरेंट की प्रोसेस है, एक जनकीय प्रक्रम है ना। एक ही जनक अपने किसी विशिष्टीकृत या अविशिष्टीकृत भाग से नया बना देगा। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, निम्न जीवधारी, वो तो अविशिष्टीकृत, जैसे अमीबा बाइनरी फ्यूजन हो गया, बडिंग हो जाएगी, है ना। और जो मल्टी सेलर होते हैं, जो हायर प्लांट है, जैसे आप पढ़ते हो ना एंजियोस्पर्म में, तो कायिक प्रवर्धन में हर कोई पार्ट काम में नहीं आएगा, वो पार्ट जो कायिक प्रवर्धन में काम में आएगा वो कायिक प्रवर्ध होगा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, बोलो है कि नहीं है। अब आराम से देखो, तो बेटा पहले अपन अलैंगिक जनन लेते हैं, फिर उसके बाद अपन लैंगिक जनन लेंगे। तो सुनो भी, अलैंगिक जनन होता ना, अलैंगिक जनन में एक ही जनक के विशिष्टीकृत व किसी अविशिष्टीकृत भाग से नई संतति या नई वेष्टि का उत्पन्न होती है, तो ये आपका क्या है, अलैंगिक जनन है। अर्थात अलैंगिक जनन में ना तो युग्मक निर्माण होता है ना युग्मक का संलयन होता है, और कभी कभी निर्माण संलयन कभी नहीं होगा, युग्मक संलयन कभी नहीं होगा। इसका मतलब दो पेरेंट का योगदान नहीं है, सिंगल पेरेंट प्रोसेस है, एक जन की प्रोसेस है, समझे कि नहीं समझे, एक जन की प्रोसेस है। और अगली बात बता दूं, एक जन की प्रोसेस है, सिंपल है, सिंपल यानी सरल, है ना। और गुणन की तीव्र विधि, गुणन की तीव्र विधि मतलब आप जानते हो ना, क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन गुणन की तीव्र विधि है और सरल है। बात को समझे नहीं समझे। तो ये बेटा जी क्या है, अलैंगिक जनन। अभी एसेक्सुअल की बाद में बात करेंगे, अब पहले अपन अलैंगिक को पूरा कर लेते हैं। यस, अब देखो कुछ यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में जो लाइन दे रखी हैं, यानी मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कुछ मेथड्स, कुछ बातें कर रखी है जो आगे जाकर पूरे चैप्टर में अपन डाइवर्स लिविंग वर्ड, सभी सजीवों के बारे में, जीवाणु, एक कोश के शिवाल, कवक, बहुकोश के शिवाल, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, जब पूरा पढ़ेंगे तो हर संघ प्रभाग या हर प्रकार वहां पर अपन जनन का तरीका पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ कुछ विधियां आपको दे रखी है तो अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले विधि आती है बाइनरी फिजन। फिजन वो मल्टीपल हो सकता है, पर सबसे पहले बाइनरी फिजन। आपको पता है पृथ्वी के ऊपर जनन का सबसे पहले यही तरीका आया था, बाइनरी फिजन, क्योंकि पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो एक सेल के रूप में हुई थी, चाहे सबसे वो प्रोकैरियोट, और उसके बाद प्रोकैरियोट सेल किसमें बदली थी, यूकैरियोट में। तो पृथ्वी पर सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया वो एक कोश के आया था, और वो कोशिका क्या हो रही थी, फिजन शो कर रही थी, यानी स्प्लिट हो रही थी, कैसे भी वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी, बाइनरी फिजन। बात को समझे। तो देखो ना, बाइनरी फिजन विखंडन या द्विविभाजन, क्लियर। तो ये किन में देखा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु, अमीबा, एक कोश के शैवाल। तो जो भी एक कोश के होगा, चाहे प्रोकैरियोट हो और चाहे यूकैरियोट हो, जीवाणु में जनन का सबसे सामान्य तरीका आगे अपन पढ़ेंगे अच्छे से, बाइनरी फिजन। डायग्राम भी बनाएंगे बाइनरी फिजन का जीवाणु में, डीएनए रेप्लिकेट करके बीच में खांच डालेंगे और दो सेल बना देंगे बस, तो बाइनरी फिजन। जीवाणु, अमीबा में अनुप्रस्थ द्विभाजन, अच्छे से आप पढ़ते ही हो। यूग्लिना पैरामीशियम में, बात को समझिए, यूग्लिना में आप पढ़ोगे अनुदैर्घ्य द्विभाजन, अनुदैर्घ्य द्विभाजन, ट्रांसवर्स हो सकता है, अनुप्रस्थ हो सकता है, या अनुदैर्घ्य हो सकता है, द्विभाजन, बोलो बोलो। तो बाइनरी फिजन, विखंडन, द्विभाजन, जो एक कोश की सजीवों में, बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, एल्गी, एक कोश के शैवाल, बात को समझे हैं। अब आप समझ रहे कि इसमें क्या होगा कि पेरेंट सेल है ना, जैसे अंदर रेप्लिकेट करेगी डीएनए का और फर्दर अपना दो सेल्स में स्प्लिट हो जाएगी, बट जाएगी, समझ गए। अब देखो मैंने एक आपको ऐसे बना के बता दिया। दूसरी एक विधि है, जैसे मुकुलन पढ़ोगे आप, बडिंग, मुकुलन। तो मुकुलन तो एक कोश के साथ बहुकोशिकीय में हो सकता है, जैसे ईस्ट में मुकुलन होता है और हाइड्रा में, तो अंतर्जात ईस्ट में और बहिर्जात हाइड्रा में होता ना, हाइड्रा में भी आप देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं देखो मुकुलन, तो मुकुलन में मान लो ईस्ट में आप पढ़ रहे हो, ईस्ट जो यूनिसेलुलर फंजाई है, एक कोश के कवक है, एक कोश के कवक, या भी ये पेरेंट सेल है, पेरेंट बॉडी, एक कोश के, ये ईस्ट है। अब इस ईस्ट के ऊपर, पेरेंट के ऊपर क्या आई, आउटर ग्रोथ, अतिवृद्धि, जिसको आपने क्या कहा, बड, कलिका, अतिवृद्धि आ गई। अतिवृद्धि आ गई तो जो इस ईस्ट का जीनोम था, जो जेनेटिक मटेरियल था, उसमें अनइक्वल एमाइटोसिस हुआ,
यानी सीधा केंद्र विस्तार हुआ केंद्रीय झिल्ली का, और अनइक्वल डिवीजन, असमान विभाजन, और ये बट गया। क्लियर? तो आप रेप्लिकेशन वाले बट गया तो ये बड में चला गया और ये पेरेंट में। क्लियर? अब ये जाकर फ्यूज होते ही ये डॉटर ईस्ट बन गई। क्या बन गई बताओ? डॉटर ईस्ट। यस। तो ईस्ट में मुकुलन है। ईस्ट में क्या है बेटा? मुकुलन। ऐसे हाइड्रा में क्या होता है? बहिर्जात मुकुलन। तो एक अलैंगिक जनन का तरीका बाइनरी फिजन, एक अलैंगिक जनन का तरीका क्या हो गया? बडिंग। अब पृथ्वी पर धीरे 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 जब एक कोशिका से बहुकोश के जीव आ गए, सही, बहुकोश के जीव आ गए, लेकिन कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक नहीं बना पाई, है ना, तो ढीला उत्तक यानी फिलामेंटस तंतु में। तो आप जानते हो ना, कवक, ईस्ट को छोड़कर सारे कवक क्या होते हैं? तंतु में। कुछ एक कोश के सेवालों, हरे सेवालों को छोड़कर जो भी भूरे सेवाल होंगे, लाल सेवाल, सारे क्या होते हैं? तंतु में, फिलामेंटस। क्या होते हैं बताओ? फिलामेंटस, तंतु में। तो वहां जो तंतु में कवक या सेवाल है, उनके लिए एक विधि आती है फ्रेगमेंटेशन, खंडन। फ्रेगमेंटेशन आती है क्या? खंडन। कि अगर अनुकूल परिस्थितियां हो तो जो फिलामेंटस, फंजाई एंड एल्गी, यानी जो तंतु में कवक व सेवाल, तंतु में कवक और सेवाल है, अगर अनुकूल परिस्थिति है तो ये मान लो अपन ने एक फंगल हाइपी ले लिया, एक कवक तंतु ले लिया, कवक तंतु, ये कई सारे कवक तंतु होते हैं ना, ऐसे कवक जाल होता माइसीलियम, तो एक कवक तंतु ले लिया अपने फंगल आईपी। अब अपने फंगल आईपी किसका लिया है? एस्कोमाइसिटीज का। वहां पट होंगे, वो बता देंगे आगे जाकर, है ना। तो ये एक कवक तंतु ले लिया। अब अनुकूल परिस्थिति इसमें क्या होंगे? फ्रेगमेंट, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब ईच फ्रेगमेंट ग्रो अप, वृद्धि करेगा और न्यू इंडिविजुअल और नया कवक तंतु बना देगा। इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर प्रत्येक टुकड़े से नया बन जाएगा। ईच फ्रेगमेंट ग्रो अप इन न्यू इंडिविजुअल, नया बन जाएगा। तो ये आपका मेथड क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन। होता किस किस में है? फिलामेंटस, फंजाई, एल्गी और मोस का प्रोटोनिमा। जब ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो वहां मोस का प्रोटोनिमा पढ़ेंगे, वो फिलामेंटस आएगा लाइफ साइकिल में, बताएंगे। यस और नो? तो बेटा ये आपकी बात होगी। फ्रेगमेंटेशन समझ में आया? अरे बोलो। बिल्कुल सिंपल है, सारा चीज लिख दी मैंने। क्लियर? अब रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, ये बहुत ही यूनिक मेथड है रीजनरेशन। और बेटा आप समझ सकते हैं रीजनरेशन बहुत ही यूनिक मेथड है। आप समझ सकते हैं कि तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर है, एक विशेष लक्षण है जिसमें जो भी पार्ट लॉस्ट हो जाता है उसको वापस रीजनरेट कर देता है। जैसे आप देखा होगा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आप जानते हो चपटा कर्मी होता है, प्लेनेरिया चपटा कर्मी, प्लेटियल मंतीज, प्लेनेरिया चपटा कर्मी, प्लेटियल मंतीज, मुक्त जीवी होता है। प्लेनेरिया के अंदर आप समझो इतनी ट्रू रीजनरेशन, सत्य पुनरुद्भवन पाया जाता है कि इस प्लेनेरिया के ये हेड है, ये प्लेनेरिया का हेड है, इसमें अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य ऐसे 3 कट लगा देते हैं, आप इसमें अगर लॉन्गिट्यूडिनल 3 कट लगा देते हैं, ये लो, ये कट लगा देते तो 3 हेड हो जाएंगे। और अगर आप ट्रांसवर्स लगा, ऐसे ट्रांसवर्स कट लगा देते हैं अनुप्रस्थ, तो ये नीचे वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग, तो ऊपर वाला भाग तो नीचे वाला पार्ट बना लेगा, नीचे वाला ऊपर वाला बना लेगा। यानी इतनी रीजनरेशन की पावर होती है। इसके अलावा स्पंज में, इसके अलावा किसमें? स्पंज में। बोलो है कि नहीं? क्लियर बेटा? अब आप समझ सकते हो कि कवकों सेवालों के बाद में धीरे 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 ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसे उच्च पादप आए। अब उच्च पादपों में खंडन नहीं हो सकता था। क्लियर? तो बेटा उच्च पादपों में खंडन नहीं हो सकता था तो क्या विधि थी? उच्च पादपों में खंडन नहीं हो सकता था तो क्या विधि थी, वो अपन आगे देखते हैं। और वो विधि भी देखते हैं और फिर आप समझ सकते हो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी अपन बात करेंगे। यस और नो? तो सीधी सी बात है, आप देखो जी कि जो मेथड्स थे तो उसमें आपके 4 हो गए। और देखो उच्च पादपों में जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उच्च पादपों में कि क्या तरीका होगा, तो वहाँ एसेक्सुअल का जो तरीका है वो है वेजेटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है बेटा कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन।
तो सुन ले मेरी बात बेटा कि जो कायिक प्रवर्धन होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें क्या कहा जाता है कि आवर्त बीजी पौधों में बीज के अतिरिक्त, क्योंकि बीज तो लैंगिक जनन उत्पाद है, बीज के अतिरिक्त पादप का अन्य कोई भी भाग, बीज के अतिरिक्त पादप का अन्य कोई भी भाग। अब वो क्या क्या हो सकता है कोई भाग? जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती। यदि जनन का आधार बनता है तो उसे आप कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और जो भी कायिक प्रवर्धन में यूज आता है जड़, तना या पत्ती, उसको आप कहते हो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। आपने 12th में पढ़ा होगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, यानी कायिक प्रवर्धक कहते हो। अब जैसे जड़ में मूसला जड़ तो कभी नहीं होगी, जो अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है शकरकंद या डहेलिया, शकरकंद या डहेलिया। तना जो भूमिगत है, आपने पढ़ा होगा प्रकंद राइजोम, हल्दी अदरक वाला, सलकंद प्याज वाला, और घनकंद अरबी वाला, और कंद ट्यूबर आलू पोटैटो, जिसके ऊपर आलू की आंख कलिकाएं आपने देखी होगी 12th के चैप्टर में। यस और नो? तो जड़, तना, अब पत्ती ब्रायोफिलम की पत्ती, केवल किसकी पत्ती? ब्रायोफिलम की, क्योंकि वही बनेगा या तो तना तो या तो ककस्त कलिका हो, ट्रू बड हो, ककस्त कलिका एक्सिलरी बड, और या फिर अपस्थानिक कलिका हो, लेकिन कलिका होगी वही पार्ट कायिक प्रवर्धक होगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। बात को समझे? क्लियर बात है? तो ये सारे मेथड्स अपन ने किसके मेथड्स पढ़े? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। किसके पढ़े बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बात को समझे? अब अपन बात करते हैं कि ये सारे मेथड्स आप एसेक्सुअल हो गए, अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं बताओ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ध्यान दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। तो बेटा जी देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब सुनो देखो कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, जो इंडिविजुअल होता है लैंगिक जनन उत्पन्न संतति अपने जनकों के लगभग समान होती है, लगभग समान होती है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। बात को समझे क्या? हाँ, कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति भी अपने जनकों के लगभग समान ही होती है, लेकिन पूर्णतः समान नहीं होती है, क्लोन नहीं होती। जैसे अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति तो क्या होती है? पूर्णतः समान होती है, क्लोन होती है। बट लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनकों के लगभग समान होती है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, इट मीन थोड़ी भिन्न, थोड़ी भिन्न। अब ये विभिन्नता या थोड़ी भिन्न क्यों होती है? बोलो, ये विभिन्नता थोड़ी भिन्न क्यों होती है? क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लैंगिक जनन एक बाई पेरेंटल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बताओ? बाई पेरेंटल प्रोसेस, द्विजनकीय प्रक्रम है, द्विजनकीय प्रक्रम। बोलो है कि नहीं बेटा? बाई पेरेंटल प्रोसेस है, यानी दो टाइप के पेरेंट, मेल और फीमेल, और दो गैमेट का फ्यूजन होता है। यानी यहां पर क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण। गैमेट फॉर्मेशन बेटा क्या? युग्मक निर्माण तथा फ्यूजन, फ्यूजन संलयन उपस्थित होता है बेटा। गैमेट फॉर्मेशन तथा फ्यूजन, और स्पेशली लैंगिक जनन की क्रांतिक आवश्यकता क्या? क्रिटिकल रिक्वायरमेंट क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा तो ये सेक्सुअल कंसिडर्ड होगा। इसलिए अपन बात करेंगे बाई पेरेंटल प्रोसेस है बेटा। कैसी प्रोसेस है? बाई पेरेंटल प्रोसेस। बोलो है कि नहीं है? क्लियर है? तो बाई पेरेंटल प्रोसेस है तो युग्मक निर्माण, फिर युग्मक अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होते हैं, तो वहाँ विभिन्नताएं रहती है, फिर फ्यूजन होता है, तो अपने जनकों के लगभग समान, लेकिन थोड़ा क्या होता है? भिन्न होता है। क्लियर? आप समझ सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिंपल है, सरल है, और गुणन की त्रिविधि, क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये आप जानते हो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जटिल है,
है ना, कॉम्प्लेक्स है, जटिल, और आप जानते हो कि स्लो यानी धीमी प्रक्रम है। कॉम्प्लेक्स और क्या है, स्लो है। यस और नो? तो आपके सामने, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहां गैमेट आप जानते हो फ्यूज होते हैं, तो 2 गैमेट जैसे फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, आप समझ रहे हो कि जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। जब 2 गैमेट का फ्यूजन होता है एन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनता है, जाइगोट। अब वो सिमिलर साइज गैमेट है तो आइसोगेमी, समयुग्मकी, वो सारे अपन आगे मेथड्स पढ़ेंगे। यस। अब ये सारी चीजें आपकी जनन के बारे में हुई, लेकिन जनन के तरीके तो जीवों में सारा पढ़ेंगे। अपन को यहाँ तरीके थोड़ी स्पष्ट करने हैं, अपन को यहाँ सिद्ध करना है कि जनन परिभाषिक लक्षण है या नहीं है। तो अभी देखो सारी बात आएगी। अब सुनो, तो आपको एक चीज समझ में आई कि भाई इस प्रकार जनन लगभग पृथ्वी पर लगभग सभी सजीवों का लक्षण है, अर्थात लगभग सभी सजीव जनन प्रदर्शित करते हैं। बात को समझे, क्लियर? तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ अपने एक बात समझ में आई कि लगभग सभी सजीव जनन प्रदर्शित करते हैं। भाई है कि नहीं है आपके दिमाग में? लगभग सभी सजीव जनन प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? ये बात अपने समझ में आई। लगभग सभी सजीव जनन प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने बेटा जी यहाँ एक वर्ड लिखा, क्या लिखा बताओ, लगभग। इसका मतलब तो नहीं लिखा, इसका मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन करने असक्षम है, आइदर स्टेराइल और क्या, इनफर्टाइल। आइदर स्टेराइल, यस। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि लगभग सभी सजीव जनन प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब लगभग क्यों लिखा, इसका मतलब कोई ना कोई लोचा है। तो आप समझ रहे हो कि भाई पृथ्वी पर रिप्रोडक्शन लगभग सभी सजीवों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक्सेप्ट, इनको छोड़कर, एक्सेप्ट ए फ्यू, कुछ को छोड़कर। एक्सेप्ट ए फ्यू यानी कुछ को छोड़कर, कुछ को छोड़कर। वो क्या है बेटा, आइदर दे स्टेराइल और इनफर्टाइल, है ना। तो वो कौन से, जो या तो स्टेराइल यानी क्या है, बंदे, स्टेराइल यानी बंदे हैं, या जनन करने में सक्षम नहीं है, जनन असक्षम, है ना, अक्षम। क्लियर? तो आप समझे कि आइदर दे स्टेराइल और इनफर्टाइल। अब भाई ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो स्टेराइल है या इनफर्टाइल है, अपन को ये भी क्लियर करना है। तो देखो आपके सामने कर दूं कि आप अच्छे से जानते हो, जैसे मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात करूंगी, जैसे MULE, म्यूल जानते हो ना, हॉर्स और डंकी के क्रॉस से बनता है खच्चर। क्लियर? म्यूल है, वर्कर हनी बी, यस और नो? तो वर्कर हनी बी बेटा समझे, श्रमिक मधुमक्खी आती है। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा जी कि भाई खच्चर, म्यूल, वर्कर हनी बी, क्लियर, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, और मानव में भी एक जोड़ा होता है ना जो जनन असक्षम होता है। बात को समझे नहीं समझे? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो आप जानते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि अपन ने क्या क्या एग्जाम्पल दिए, अपन ने आपके सामने दिए कि म्यूल है, वर्कर कपल, या और भी आप पढ़ते हो कि जो लाइगर ये हैं, है ना, तो ये कैन नॉट या नॉट कैपेबल, ये सक्षम नहीं है, नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है, या न्यू ऑफस्प्रिंग क्या होती है, नई संतति, तो नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। बात को समझे? अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन आएगी बेटा यहाँ पर, जबकि ये जो म्यूल खच्चर है, वर्कर हनी भी है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, नॉट कैपेबल रिप्रोड्यूस, ये जनन करने में समर्थ नहीं है, ये नई संतति उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, ये नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं,
लेकिन बाकी जो लिविंग सजीव के जो सभी लक्षण होते हैं, वर्दी, और यहाँ तक सबसे बेस्ट जो सबसे परिभाषिक गुण आगे आएगा, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, चेतना, कॉन्शियसनेस, बाकी इवन जितने भी अपने अंदर यानी जो रिप्रोड्यूस कर सकता है उसमें जितने कैरेक्टर होते हैं वो इनमें भी होंगे, केवल ये नहीं संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। तो क्या इसी के बेसिस पे अपन इनको अपन नॉन लिविंग थोड़ी कह देंगे? अगर आप मान लो, अब अगर मान लो कि अपन रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माने, अब यदि अपन रिप्रोडक्शन को क्या माने? डिफाइनिंग, क्लियर? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी परिभाषिक गुण माने, रिप्रोडक्शन को अब अपन अगर परिभाषिक गुण माने, और आप ये तो अच्छे से जानते हो कि ऑलमोस्ट लिविंग, आपने क्या लिखा? लगभग सभी सजीव जनन दर्शाते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, केवल कुछ अपवाद है, म्यूल है, वर्कर हनी भी है, इनफर्टाइल, म्यूल है, वर्कर हनी भी है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, इनको छोड़ के, और ये बाकी सारे लक्षण दर्शाएंगे। बात को समझे? अब अगर अपन मान लो बेटा जी, और आप ये पक्का है कि जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, वो नॉन लिविंग कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, 100% है बेटा जी, कैन नॉट नॉन लिविंग रेप्लिकेट, यानी सीधी सी बात है कि नॉन लिविंग जो है निर्जीवों कभी भी रेप्लिकेट जनन दर्शा नहीं सकते। अब अगर हम परिभाषिक गुण मान लें किसको? जनन को। अगर अपन जनन को परिभाषिक गुण मान लें, यस और नो, अगर अपन जनन को परिभाषिक गुण मान लें तो ये तो अपवाद आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आता बहुत अच्छा कि ऐसा कौन सा परिभाषिक लक्षण है, अपवादों वाला परिभाषिक लक्षण कौन सा है? तो जनन आ जाएगा कि कुछ अपवाद है, कुछ क्या है? अपवाद। तो ये क्या हो जाएंगे? अपवाद हो जाएंगे। इसलिए अपन ने जनन को एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर्ड नहीं किया। अपन ने कहा कि जनन सभी सजीवों का अभिलाक्षणिक लक्षण है, लेकिन ये उनकी एक्सक्लूसिव 100% परिभाषिक गुण नहीं है, एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बात को समझ गए क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर? तो ये बात आपकी बात हो गई, इसमें ऑप्शंस आ गए। अब अपन नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं, और बेटा वो नेक्स्ट कैरेक्टर आपका है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है मेटाबॉलिज्म। क्या है बताओ? मेटाबॉलिज्म। यस, तो देखिए बेटा मेटाबॉलिज्म, उपापचय। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100% बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्लियर? तो बेटा देखो, मेटाबॉलिज्म, उपापचय है ना, अपचय उपचय, मेटाबॉलिज्म उपापचय, आप अच्छे से जानते हैं बेटा। जब मैंने शुरू टॉपिक स्टार्ट किया था कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो एटम, मॉलिक्यूल है, फिर आपने कहा कंपाउंड, फिर आपने कहा मैक्रोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल, जीवाणु, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इंट्रैक्शन हुई तो सब सेलुलर कंपोनेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है एक लिविंग सेल बन गई, और सेल बनी इसका मतलब उसमें उपापचय था, तभी वो सेल बनी, वरना तो न्यूक्लियो प्रोटीन यानी वायरस थे, तो वायरस में अपना उपापचय नहीं है, तो वायरस मुक्त रूप से सजीव संदर्भित नहीं किए जाते हैं। बात को समझे नहीं समझे? और प्रयोगशाला में अपना संवर्धन भी नहीं कर सकते हैं, यस और नो? तो फिर आप ध्यान दें, इसका मतलब आपने सारी बात समझी, फिर आप जानते हो कि फिर मैक्रोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल तो वही जीवन बनाने वाले हैं, और सेल बनी, तो चाहे एक सेल हो, चाहे अपन कितने भी जटिल सजीव हों, यानी सीधी सी बात आती है, एक आराम से समझे, दिमाग से समझे, सीधी सी बात आती है कि सभी सजीव रसायनों से मिलकर बने होते हैं। सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना है? रसायनों का। अपने बॉडी में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, और वैसे अपन देखे तो भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो अपने बॉडी में है ना। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है बेटा जी, नाइट्रोजन रही है, एमिनो एसिड्स में रही है, न्यूक्लिक एसिड में है, तो सीधी सी बात है कि सभी सजीव रसायनों से मिलकर बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स, केमिकल से बने होते हैं, रसायनों से ही तो है, सही? अब आराम से समझें, ये रसायन छोटे या बड़े हो सकते हैं, स्मॉल और मे बी स्मॉल और लार्ज, ये छोटे या क्या हो सकते हैं? बड़े हो सकते हैं, वो तो उनके आणविक सूत्र के अनुसार, सही? ये विभिन्न वर्गों, आकारों, कार्यों से, दे बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेज, साइज एंड फंक्शंस, बात को समझे, से संबंधित हो सकते हैं। ये जैव अणु या वर्त अणु, बायोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल, नियत रूप से या तो संश्लेषित होते रहते हैं, छोटे छोटे मिलकर संश्लेषित होते रहते हैं, या फिर ब्रेक डाउन या फिर विखंडित, टूटते रहते हैं। तो या तो संश्लेषित होंगे एंजाइम की उपस्थिति में, और या फिर क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन होते रहेंगे। बात को समझ रहे हो ना बेटा?
या तो संश्लेषित होते रहेंगे, फिर क्या होते जाएंगे, ब्रेक डाउन होते जाएंगे, टूटते जाएंगे निरंतर रूप से, नियत रूप से। क्लियर। और वे थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसा किसके द्वारा होगा, एंजाइम की उपस्थिति में, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ही होगा ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता रहेगा। इस प्रकार हजारों प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं सजीवों के अंदर संपन्न होती है। क्लियर। अपन बात, इस प्रकार हजारों प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं सजीवों में संपन्न होती है किसके दौरान, प्रकाश संश्लेषण और शोषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण और शोषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, जो आप आगे पढ़ेंगे भी फिजियोलॉजी में, या फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान 1000 केमिकल रिएक्शन, हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में आपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होते हुए देखा ना, फिर लिंक रिएक्शन देखी, फिर क्रेब्स साइकिल में कई सारी रिएक्शंस देखी, देखिए ना, बोलो बेटा। और यही वो हैं जो उस सजीव की जीवित अवस्था में बनाए रखने में सहायता करते हैं, यानी कोशिका में मेटाबॉलिज्म, यानी कोशिका को जीवित बनाए रखने में सहायता करते हैं। और हर सेल लिविंग है तो फिर अपन लिविंग बेटा, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीधा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म का सीधी परिभाषा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा जो अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन occurring inside the body of living organism known as metabolism, yes or no। यानी सजीव शरीर के अंदर सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग जो सजीवों के अंदर पाई जाती है, सजीव शरीर के अंदर संपन्न होने वाली, या किसी सजीव कोशिका के अंदर, कोशिका तो माइटोकॉन्ड्रिया, किसी सजीव कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के योग को क्या कहलाता है, उपापचय। द सम टोटल, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ही संपन्न होंगी, एक्सटर्नल तो होगी नहीं, अकरिंग इनसाइड द बॉडी, लिविंग और नॉन एज मेटाबॉलिज्म। यस, तो आप समझ पा रहे हो क्या कहलाता है, उपापचय। और सभी सजीव, चाहे वो एक सिंगल प्रोकैरियोट, सबसे पहले उत्पन्न कोशिका प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया एक भी ना हो, आप पता है वायरस को सेल नहीं, लेकिन सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा, तो चाहे माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से लेकर शैवाल, पादप या जंतु, चाहे वो नॉन कोऑर्डिनेट सेलुलर कोऑर्डिनेट मनुष्य तक, सभी सजीव अपना उपापचय रखते हैं। और एक सेल, और आप समझ रहे हो कि एक ही टाइप का मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, जैसे जो वायु शोषण करेंगे, तो चाहे वो आप समझ रहे बैक्टीरिया करे, चाहे वो अमीबा वायु शोषण करे, अमीबा करे, चाहे अपनी सेल करे, है ना, वही प्रोसेस होगी ग्लाइकोलाइसिस। और फिर जो पायरुविक एसिड बन जाएगा, अगर O2 प्रोवाइड है तो लिंक और क्रेब्स साइकिल और ETS, बोलो हाँ या ना, समझे ना। तो सभी सजीव, इस पृथ्वी पर जो भी सजीव है वो अपना उपापचय दर्शाते हैं। क्लियर। तो सीधी बात आती है, अब इस मेटाबॉलिक उपापचय क्रियाविधि में दो प्रक्रम आते हैं, एक होता है एनाबोलिज्म, अपचय, एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एंजाइम की उपस्थिति में सिंथेसाइज, संश्लेषण होता है और वर्ध अणु में बदलते हैं, सिंथेसाइज लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे CO2 और H2 प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है, तो सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश को पौधे एंट्रैप करते हैं, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो पिगमेंट एंट्रैप करते हैं, तो CO2 और H2, तो लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनती है, तो फिर CO2 का स्थिरीकरण होता है, फिक्सेशन होता है, ग्लूकोज बन गया नहीं बन गया, तो संश्लेषण हो गया ना यहाँ पर। ऐसे ही एमिनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण हो गया, एमिनो एसिड से किसका संश्लेषण हो गया, प्रोटीन का संश्लेषण हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सिंथेसाइज हो रही है, अपने कहा था ना, या तो सिंथेसाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो सिंथेसाइज इसको आपने एनाबोलिज्म कैटेगरी में रखोगे। और ब्रेक डाउन जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है, वर्ध अणु, वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं एंजाइम की उपस्थिति में। तो लार्ज मोलिक्यूल ब्रोक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर, सिंपल सरल में या छोटे अणुओं में टूटते हैं। क्लियर। जैसे शोषण में नहीं देखते हो, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2 में ब्रेक डाउन हो गया, जो एनर्जी फिर रिलीज होती है, तो ये कैटाबोलिज्म है। तो दो कैटेगरी बनाई गई है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, एनाबोलिज्म और क्या, कैटाबोलिज्म। आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण तो क्या है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि हरे पेड़ पर जो प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं वो किस प्रकार का प्रक्रम है, कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म। लेकिन जो शोषण है, शोषण को मुख्यतः पूछ लिया जाए तो कैटाबोलिज्म है, लेकिन क्रेब्स साइकिल के मध्यवर्ती कई अन्य पदार्थ संश्लेषित करने में काम में आते हैं, एमिनो एसिड से प्रोटीन, है ना, तो फिर मुख्यतः कैटाबोलिज्म है शोषण। लेकिन एम्फीबोलिक ओरल क्या है, एम्फीबोलिक, ये अपन वहां शो करेंगे रेस्पिरेशन शोषण में, बोलो हाँ है ना। तो ये आपका दो प्रक्रम है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। अब तुम भी जानते हो निर्जीव कभी भी उपापचय नहीं दर्शा सकते, निर्जीव ऐसा उपापचय नहीं दर्शा सकते जो कैटाबोलिज्म, और ये इनसाइड द लिविंग बॉडी होता है, ये लिविंग सेल, बॉडी में तो सेल तो होनी चाहिए, यस और नो। तो
तो सेल के अंदर होता है। तो निर्जीव कभी ऐसा उपापचय नहीं दर्शा सकते, जैसे वायरस, तभी तो वायरस का कोई अपना उपापचय नहीं है, क्योंकि पहले जेनेटिक डीएनए होना चाहिए और आरएनए दोनों होने चाहिए, फिर डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, फिर एंजाइम बनेंगे तो उपापचय होगा ना, और तब सेल की लिविंग स्टेट बनी रहेगी। अरे बोलो, क्लियर। और जैसे कोशिका के अंदर उपापचय का स्थल क्या है, कोशिका द्रव्य है। बात को समझे नहीं समझे? तो सीधी सी बात है, इसलिए आप समझ सकते हो निर्जीव कभी दर्शा नहीं सकते, और ऐसा कोई सजीव है नहीं जो उपापचय नहीं दर्शाता। सजीव है तो गारंटीड उपापचय है, चाहे अपन कोमा, अपन बेहोश हो जाएं, है ना, अपन बेहोश भी हो जाए ना तो भी उपापचय, अगर उपापचय नहीं तो अपन फिर मर तो जाएंगे। बोलो हाँ है ना। तो इसलिए आप कहते हो सो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि निम्न में से बिना किसी अपवाद के, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कौन सा सजीवों का परिभाषिक लक्षण है। अब लक्षण लक्षण तो साथ साथ परिभाषिक लक्षण है, आधार परिभाषिक लक्षण है, जिस पर 100% आप सजीव को निर्जीव से अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये सबसे यूनिक कैरेक्टर है, यस और नो। तो उपापचय बिना किसी अपवाद के सजीवों का परिभाषिक लक्षण माना जाता है। इट रिगार्डेड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। बात को समझे? अब सीधी सी बात आती है, तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो के उपापचय ही सजीवों का परिभाषिक लक्षण, हर कोशिका में अपना उपापचय है। यस। अब बात ये आती है बेटा कि जैसे जो बड़े सजीव हैं, जटिल जीव वाले, उनके तो बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल्स में उपापचय होता है, क्लियर। लेकिन अगर मान लो, जैसे इसमें एक लाइन आती है कि यदि अपन इन विट्रो, अपन क्या ले लें, इन विट्रो ले लें, क्लियर, कि इन विट्रो का मतलब सेल्फ जो फ्री मेथड है, आप समझ रहे हैं, इन विट्रो, कि यहाँ अगर अपन सीधी समझें कि भाई इन विट्रो यानी परख नली में, यानी अपन बॉडी से सेल को आइसोलेट कर लें, विलगित कर लें, आइसोलेट कर लें लेबोरेटरी में, है ना, लेबोरेटरी में आइसोलेट कर लें, क्लियर, यानी जिसको अपन कहते हैं सेल फ्री मेथड, सेल फ्री मेथड, क्लियर। तो बेटा जी आप समझ रहे हैं कि इन विट्रो परख नली, तो सेल आइसोलेट लेबोरेटरी में, तो उसको आप कहते हो सेल फ्री मेथड, यानी प्रयोगशाला में एक अपने बॉडी से एक सेल को विलगित कर लें टेस्ट ट्यूब में, परखने ले में। अब बताएं, तो एक बात कही जाती है कि दीज आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना तो यहाँ अपन कंप्लीट लिविंग कह सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं, है ना। लेकिन सीधी बात आएगी कि नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ना तो लिविंग कह सकते हैं लेकिन ना नॉन लिविंग कह सकते हैं। भाई ऐसा क्यों, भी कंप्लीटली लिविंग भी नहीं और नो। लेकिन अगर इसको अपन सेपरेट करें, इसको अपन अगर पहचाने, सेपरेट करें परसेंट, इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन बेटा, इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि जिस परखनली में अपने सेल को रखा, तो जो परखनली है, जो सिस्टम है, वो लिविंग बॉडी नहीं है, सजीव नहीं है, लेकिन अंदर सेल है, सेल के अंदर उपापचय है, समझे ना। तो वो जो अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, दैट इज श्योरली लिविंग, वो वास्तव में क्या है, लिविंग है। जो इनसाइड जो सेल के अंदर उपापचय रिएक्शंस हो रही हैं वो लिविंग है, लेकिन जो सिस्टम है, जो चारों तरफ परखनली है, वो नॉन लिविंग है, क्लियर। और आप समझ सकते हो कि अपने शरीर में छोटी से छोटी वही इकाई जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व दर्शा सकती है वो सेल ही तो है। तो सेल को अगर आप विलगित कर लोगे, बॉडी से आइसोलेट कर लोगे, टेस्ट ट्यूब में भी रख लोगे, जैसे बैक्टीरिया को अपन संवर्धन माध्यम में, पोषण माध्यम में रख दें, तो बैक्टीरिया कल्चरिंग दर्शाता ना, क्योंकि उसका खुद का उपापचय है, क्लियर। तो सिस्टम लिविंग नहीं है, लेकिन अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या है बेटा जी, लिविंग है। बोलो हाँ या ना, है ना। तो 100% सिद्ध हो गया कि बिना किसी अपवाद के सजीवों का परिभाषित लक्षण है, तो वो क्या है बेटा जी, उपापचय, क्लियर। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, और अपन लक्षण पढ़ते हैं। तो बिल्कुल बेटा इन लाइंस को आप एनसीईआरटी की इंग्लिश एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड लाइंस को 2-2, 3-3 बार पढ़ें, मन लगाएं, एक एक शब्द पर ध्यान दें, वीडियो को पॉज करके, और ऑफलाइन से भी आप ज़्यादा सीखें, है ना। आपको मजा आ जाएगा, एक एक चीज़ आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड कराई जा रही है। फिर अपन कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, बात को समझे। और बेटा जी आप ध्यान दें कि ये फिर जैसे अपन डायरेक्टली आगे पूरी पढ़ेंगे ना, हर प्रकार के लिविंग को पढ़ेंगे, तो ये पीछे के और कंसेप्ट क्लियर होंगे। बात को समझे या नहीं समझे आप? तो आप बिल्कुल अपना एक शेड्यूल बना लें, अपना एक टाइम टेबल बना लें, और बिल्कुल परफेक्टली आप बेटा पढ़ें। यस, क्लियर। हाँ तो बेटा देखो, अब ये कैरेक्टर, अगला कैरेक्टर कॉन्शियसनेस, चेतना, क्लियर। तो बेटा आप समझ सकते हो कि कॉन्शियसनेस, चेतना जो होती है,
आप समझ रहे हैं, all living organism are able to detect changes, it means sense, that is sense their surrounding and also respond to them, कि सभी सजीव जो भी बाह्य परिवर्तन होते हैं उनको डिटेक्ट करने में, पहचानने में सक्षम होते हैं, यानी जो सराउंडिंग जो भी सेंस हैं उनको ग्रहण करने में सक्षम होते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, यानी गिव रेस्पॉन्स अगेंस्ट देम, यानी अनुक्रिया दर्शाते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। क्या देते हैं बेटा? रेस्पॉन्स। अब जो ये बाहर के चेंजेज हैं, जो बाहर के चेंजेज हैं उनको आप बोलते हो स्टिम्युलस। क्या बोलते हो बेटा? स्टिम्युलस, उद्दीपन। और ये जो उद्दीपन है ये स्टिम्युलस है, मे भी फिजिकल, भौतिक हो सकते हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, केमिकल, एसिड्स, ये केमिकल हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल और जैविक, अदर ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है ना, जैसे अपना बिच्छू काट जाए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये जैविक हो सकते हैं। क्लियर? तो स्टिम्युलस में भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, यानी ये भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकते हैं। तो हर सजीव में क्षमता होती है, बैक्टीरिया से लेकर अपन बात उड़ा कि जटिल से जटिल मानव तक, हर सेल में ये कैपेसिटी होती है, सेल्स कैपेबल टू एक्सेप्ट स्टिमुलाई, उद्दीपनों ग्रहण करके, एंड गिव रेस्पॉन्स अगेंस्ट देम, और उनके प्रति क्या देती है? अनुक्रिया। तो हर सजीव में, हर जीवित कोशिका में क्षमता होती है कि वो इन उद्दीपनों को ग्रहण करे और इन उद्दीपनों के प्रति क्या दर्शाए? अनुक्रिया दर्शाए। जैसे आप दिमाग लगाओ, अगर आप किसी गर्म चीज को छू लें तो तुरंत अनुक्रिया दर्शाएंगे ना, है ना, ताप के प्रति, भौतिक हो गया। अगर आप कोपिन, आलपिन चुबो दे तो अनुक्रिया दर्शाओगे ना, यस। अगर आप कोई केमिकल्स होते हैं, एसिड डालते हैं आपकी स्किन पे, या फिर आपको कोई जीव काट ले, यस। ऐसे अगर अपन कैथोड एनोड लगाकर जैसे हल्के विद्युत के झटके कारण बैक्टीरिया कल्चरिंग में लेकर दें तो वो भी उसके प्रति क्या दर्शाएगा? अनुक्रिया दर्शाएगा। क्लियर? तो ये उद्दीपन के प्रति क्या दर्शाएंगे? अनुक्रिया दर्शाएंगे। और ये हर सजीव में लक्षण होता है, और नॉन लिविंग ऐसा कभी नहीं करेगा, निर्जीव में ऐसा कभी भी नहीं होगा। बात को समझे नहीं समझे? तो आप जानते हो, जैसे बेटा इधर ध्यान दो, जैसे आप वहां आकर जाकर पढ़ोगी लाइट ड्यूरेशन, लाइट इंटेंसिटी, फोटोसिंथ, प्रकाश में प्रभावित करती है ना, और लाइट का पीरियड, फोटो पीरियड एक आता है, प्रकाश दीप्ति काल। तो बहुत सारे पौधों में पुष्पन एक प्रकाश की, एक प्रकाश और अंधकार काल के एक सापेक्ष अवधि पर निर्भर होता है, एक पीरियड पे डिपेंड, उसको आप कहते हो फोटो पीरियड, कहते हो ना। और लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दिवस पादप, शॉर्ट डे प्लांट उसके बेसिस पे होते कि नहीं होते हैं। और पादप ही नहीं, बहुत सारे जो मौसमी प्रजनक होते हैं, एक तो होते हैं अपन कंटिन्यूस ब्रीडर, जिनमें मनुष्य में मादा में मासिक चक्र आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक होते हैं सीजनल ब्रीडर, मौसमी प्रजनक। तो जो सीजनल ब्रीडर अपनी जनन की ऋतु का चयन भी फोटो पीरियड, प्रकाश दीप्ति काल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और प्रकाश दीप्ति काल के अकॉर्डिंग वो अपने चारे की खोज, या जानते हो माइग्रेशन होता है, साइबेरिया से साइबेरियन के माइग्रेशन करता है, तो उसी के बेसिस पे करते हैं। बात को समझे नहीं समझे? इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि भाई ये सब उद्दीपनों ग्रहण करते हैं, उनके प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। ये सारा है कॉन्शियसनेस, चेतना। अतः कॉन्शियसनेस बिना किसी, ये भी वैसे अपवाद पर नहीं कंसिडर करेंगे, भी मैं आपको सिद्ध भी करूंगा कि कॉन्शियसनेस भी सभी सजीवों का परिभाषिक लक्षण है। और ये मोस्ट ऑब्वियस और कॉम्प्लिकेटेड है ना, मतलब बेटा समझ पाते हैं कि जो मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, हाँ, सबसे स्पष्ट और टेक्निकली स्पष्ट और पेचीदा, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड ये आपका टर्म है, यस। तो कॉन्शियसनेस भी सभी सजीवों का परिभाषिक लक्षण है। क्लियर? अब एक चीज आती है, टर्म आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वचेतना। मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी इस पृथ्वी पर जिसमें स्वचेतना, हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने आप अवेयर होता है। मानव एक ऐसा प्राणी है, क्वेश्चन आ जाए ना कि सेल्फ कॉन्शियसनेस निम्न में से कौन से सभी प्राणियों में नहीं है? कॉन्शियसनेस तो है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस ओनली किसमें? मानव में। मानव में माइंड है, वो अपने एक थिंकिंग रखता है, वो पहले ही किसी चीज को देखकर निर्णय ले सकता है, समझे ना, मेमोरी होती है, तो वो बेटा होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। और आप समझ रहे हैं, जो एक आप पढ़ते हैं ना कोमा डिजीज, तो कोमा कोई डिजीज नहीं, कोमा एक ऐसी स्टेज है, क्लियर, जिसको आप कहते हो ब्रेन डेड। क्या कहते हो? ब्रेन डेड। अरे भाई, जैसे एक्सीडेंट हो जाए तो अपना ब्रेन का पार्ट, मैक्सिमम पार्ट खत्म हो जाए, तो उसको आप कहते हो कोमा। तो आदमी अगर कोमा में चला जाता है तो केवल मानव के रेफरेंस में, मनुष्य के संदर्भ में कोमा एक एक्सेप्शन अवस्था है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, सब कुछ ब्रेन कंट्रोल करता है, या सब चीज आप समझ रहे हैं कि वो अपने आप में एक अवेयर है, मेमोरी है, यादाश्त है। इसलिए आप जानते हो कि मानव के रेफरेंस में ये कोमा, जो ब्रेन डेड कंडीशन होती है, ये एक्सेप्शन जा सकता है। वैसे कॉन्शियसनेस कंप्लीट का ये एक्सेप्शन नहीं है।
आप जानते हो कोमा में जाने के बाद कुछ देर तक कॉन्शियसनेस तो होता है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। बात को समझे? इसलिए कॉन्शियसनेस भी बेटा सभी सजीवों का अभिलाक्षणिक लक्षण है, परिभाषिक लक्षण है। अगर मेटाबॉलिज्म ऑप्शन में नहीं हो तो आपको ज्यादा कॉन्शियसनेस को करना, दोनों होंगे तो फिर दोनों का आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब बात आती है सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन भी 100% बेटा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों? देखो, जब तक पृथ्वी के ऊपर कोशिकीय स्वरूप नहीं बना था, जैसे वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन कण हैं, तो जब तक एक संपूर्ण संरचना सेल की नहीं बनी थी तब तक लिविंग नहीं आया था। क्योंकि संपूर्ण संरचना आवरण बने थे तो उपापचय आया था, और उपापचय तो लिविंग आया था। इसलिए आप समझ सकते हो कि कोशिकीय संगठन और कोशिका छोटी से छोटी वही इकाई अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेबोरेटरी में अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी दर्शा सकती है, क्योंकि अपना खुद का अंदर का उपापचय है, और वो उपापचय उसको लिविंग स्टेट में रखने में सहायता करता है। और कोशिका द्रव्य में, उसमें कोशिका द्रव्य में कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसलिए बेटा आप समझ सकते हो। और आप जानते हो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैविक संगठन का पहला यूनिट क्या? सेल। फिर जटिलता चाहे सेल्स ने संगठित होकर टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना। उसमें अपन कुछ बातें समझाकर अपन डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड पे जाएंगे। तो कुछ बातें समझाकर अपन कुछ एक पैराग्राफ दे रखा है कि सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हुई तो टिश्यू बना, और टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन, और ऑर्गन से सिस्टम। तो ऐसा नहीं कि सेल्स की प्रॉपर्टी किस में होगी? टिश्यूज में होगी, और आप समझ रहे हैं कि फिर ऑर्गन में। तो यहां अपन बात करें कि इंटरेक्शंस होंगी। क्या होंगी? इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन नॉर्मल टॉपिक स्टार्ट, डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड, कि भाई चलो सजीव को आपने परिभाषित किया, लेकिन पृथ्वी पर सजीव को एक नहीं है, विभिन्न प्रारूप है, तो डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड। सही? तो पहले तो इंटरेक्शन वाला क्लियर करेंगे, फिर अपन डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड, और फिर नॉर्मल टॉपिक मजेदार, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, कृत्रिम, प्राकृतिक, क्या, फिर आप समझ जगत अवधारणाएं, और फिर वर्ड टू वर्ड। और जैसे जैसे टॉपिक आगे पढ़ेंगे, पीछे का पैराग्राफ या पीछे का जो व्हाट इज लिविंग है और क्लियर होगा। तो आप इससे आगे जो इंटरेक्शन दे रखी, इससे आगे आप पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको आप अच्छे से रेडी कर लेना इस लेक्चर के साथ ही, ताकि नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ने से पहले बहुत अच्छा समझ में आए। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, कोरोना से पैनिक नहीं हो, लिख लिख के मस्त वाली तैयारी करें। बेटा जानते हो लॉकडाउन कभी भी खुले, लेकिन आगे का कंपटीशन एक आधे महीने लेट हो सकता है, लेकिन इस साल का लेट हो सकता है, अगले वाला लगभग टाइम पे ही होगा। तो अगर आप इसे अच्छी तैयारी करेंगे, हमारे साथ जुड़कर मॉड्यूल को हल करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हल करेंगे, तो आप निश्चित ही अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे बेटा। और घर पे तो अच्छा खा पी के, भाई हॉस्टलों में तो दिक्कत होती है, अच्छा खा पी के मस्त रहकर बेटा टाइम टेबल फॉलो करो, पढ़ना मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा पढ़ो, एनसीईआरटी खरीद लो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी खरीद लो। बात समझ, लेकिन एग्जाम तो बाद में लेना, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको खरीदना है, समझे ना? मस्त रहना है, एनसीईआरटी सीखनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और देखना आगे ये पीछे की कोई एक आधा डाउट रहो अपने आप क्लियर हो जाएगा। यस, तो कल पहले इंटरेक्शन एंड देन डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड। थैंक यू वेरी मच।